welcome back. Today we're talking about Louis Althusser and his major concept of ideology and ideological state apparatuses. So this is the chapter that you have in your syllabus. We're going to talk about that. Althusser, ideology and ideological state apparatuses. अब इसके अंदर ना चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर्स नहीं बोलूंगी मैं, सॉरी, मेन हेडिंग्स हैं कुछ. तो पहली मेन हेडिंग है ये, on the reproduction of the conditions of production. Also, if you wish, you can go on to the internet and find it, the original text. ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी बुक है, उसके अंदर ये एक चैप्टर भी है. ये देखो, ये है पूरा 1970 का है, लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसेज. उसके अंदर ये है, नोट्स टुवर्ड्स एन इन्वेस्टिगेशन. दिस इज बाय Althusser, first published in 1970, translated from French by Ben Brewster. तो ये on the reproduction of the conditions of production. I must now expose more fully something which was briefly glimpsed in my analysis when I spoke of the necessity to renew the means of production if production is to be possible. That was a passing hint. Now I shall consider it for itself. जैसे कि मार्क्स ने कहा था, every child knows that a social formation which did not reproduce the conditions of production at the same time as it produced would not last a year. The ultimate condition of production is therefore the reproduction of the conditions of production. तो ये इसको मैंने डिटेल में समराइज किया है आप लोगों के लिए, मैं आपको दिखा रही हूँ. फिर रिप्रोडक्शन एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, द स्टेट. इस तरह से ये पूरा ऐसे है, बड़ा है. या गिवन टाइम यू कैन रीड इट. Okay. Now, what is the central argument? Central argument ये है कि Althusser स्टार्ट करते हैं बाय अ बेसिक मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल कि एक जो सोसाइटी है ना, वो सरवाइव तब तक नहीं कर सकती जब तक वो रिप्रोड्यूस ना करे प्रोडक्शन की कंडीशंस को. प्रोडक्शन तो जरूरी है ना एक सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी कैनॉट सर्वाइव अनलेस इट रिप्रोड्यूसेस द कंडीशंस ऑफ production. Production alone is not enough. The system must continuously recreate, number one, productive forces, मतलब production के means क्या है, और plus labor power. Number two, relations of productions, मतलब class relations of course, जो organize करते हैं production को. किसी भी चीज की production एक society में, अब देखो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म प्रोडक्शन की बात करेगा, क्लास की बात करेगा, मटीरियल बेस की बात करेगा, तो वही सब बातें हैं. और ये जो प्रोडक्शन और ये जो रिप्रोडक्शन है इज द अल्टीमेट कंडीशन दैट मेक्स प्रोडक्शन पॉसिबल ईयर आफ्टर ईयर. कि आपको वही कंडीशंस को बार बार रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन पॉसिबल होगा ईयर आफ्टर ईयर. व्हाई रिप्रोडक्शन इज इग्नोर्ड? Althusser कहते हैं कि ऑल्दो मार्क्स ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने चैप्टर वॉल्यूम 2 में, इसमें इन कैपिटल में, everyday empirical consciousness focuses only on visible production because production appears concrete, practical and visible. Reproduction requires a more abstract structural view. Bourgeois ideology hides the importance of reproduction. तो ये कहते हैं कि मार्क्स ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट भी किया था यही चीज कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. क्यों? एक तो प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन दिखाई देता है, कॉन्क्रीट है, प्रैक्टिकल है, विजिबल है, लेकिन रिप्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, एक स्ट्रक्चरल व्यू है, एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा ना कि आप क्या मीन्स है जिसके थ्रू आप प्रोडक्शन करेंगे. तो जो बुर्जुआ आइडियोलॉजी है वो इसकी इंपॉर्टेंस को हाइड कर देती है रिप्रोडक्शन की. Thus, most people, even economists, remain trapped in the ideology of production only. ये आइडियोलॉजी है. Every social formation rests on a dominant mode of production. Althusser simplifies the analysis by assuming that any society
has productive forces, works within relations of production, must reproduce both continuously. सिंप्लीफाई करते हैं एनालिसिस को कि चलो अज्यूम करते हैं कि कोई भी सोसाइटी है, उसके पास प्रोडक्शन के फोर्सेस भी हैं, जो काम करने के लिए सामान चाहिए वो है, एंड इट वर्क्स विद इन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, क्लास रिलेशंस जो हैं, it must reproduce both productive forces also and relations also continuously. Thus, reproduction is not optional. It is the hidden foundation of every social formation. फिर बात करते हैं reproduction of the means of production. This is the material reproduction. अब मटीरियल का रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, उनको इंस्टॉल करना, सारे के सारे फिजिकल इनपुट्स, ये मटीरियल रिप्रोडक्शन है. इकोनॉमिस्ट्स रिकॉग्नाइज दिस क्योंकि ये दिखाई देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट इंक्लूड्स डेप्रिकेशन एंड री इन्वेस्टमेंट. इन सब चीजों में तो री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वाई द फर्म लेवल व्यू इज इनसफिशिएंट? कहते हैं ये जो फर्म seems to reproduce its own means of production, but एक वूल मिल है X depends on a machine tool. Let's assume कि एक X मिल है वूल की, वो डिपेंड करती है मशीन टूल फैक्ट्री पे Z. The machine tool factory depends on steel manufacturers. अब जो स्टील फैक्ट्री है depends on mining and so on, and it's an endless chain. So रिप्रोडक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड ग्लोबली. सिर्फ फर्म लेवल पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना. इन्होंने कर दिया एक ने, इसने नहीं किया तो गए काम से, इसने नहीं किया. इट्स अ चेन बिकॉज, इसलिए ग्लोबली हमें सोचना पड़ेगा. मार्क्स शोड दैट दिस इंक्वायर्स एनालिसिस this requires analyzing the circulation between department 1 and department 2. Department 1 is the means of production and means of consumption. Department 2. तो ये समझने के लिए हमें एनालाइज करना जरूरी है कि किस तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है. Only at the level of a whole social formation can reproduction be understood. Reproduction of productive forces is equal to mainly reproduction of labor forces. अब Althusser turns to what he calls neglected part. ये तो चलो हो गया, material parts को फिर भी reproduce कर देते हैं. What is the neglected part? The reproduction of labor power, which happens mostly outside the firm. How labor power is reproduced? Through wages, of course. आप wages वही रख रहे हो, बाजार में अपना प्रोड्यूस आप बेच रहे हो, हमेशा उसको इंक्रीज कर रहे हो. एवरी ईयर यू आर इंक्रीजिंग 2%, 3%, 5%. बट व्हाट अबाउट द वेजेस? वेजेस प्रोवाइड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. द वर्कर रिटर्न्स ईच डे, वो वापस आ रहा है. Wages will cover the family needs. So reproduction of the next generation of workers. अगर family needs पूरी नहीं होंगी तो next generation of workers नहीं आएंगे. They'll not be fit. Wages reflect not only biological minimum but a historical minimum, which is determined by historical conditions, class struggle for shorter hours, better wages, better living standards. तो वेजेस सिर्फ एक बायोलॉजी का नीड नहीं है, इट्स नॉट जस्ट बायोलॉजिकल मिनिमम, लेकिन एक हिस्टोरिकल मिनिमम भी है. हिस्टोरिकल कंडीशंस देखो ना वर्कर्स की, क्लास स्ट्रगल्स देखो. देयरफॉर वेजेस आर नॉट नेचुरल बट सोशल एंड पॉलिटिकल. यहाँ तो मिनिमम वेजेस भी अगर सेट भी हैं तो उसको कोई फॉलो नहीं करता है हमारे देश में. रिप्रोडक्शन ऑफ स्किल्स, अब देखो ना ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं. पावर, लेबर पावर्स, स्किल. अब modern capitalism requires increasingly specialized labor. Obviously, if a worker has to work in a very modern setup, specialized labor चाहिए होगी, training चाहिए होगी, it's very essential. तो skills कहाँ reproduce होंगी? Less and less through on-the-job apprenticeship, more and more through the education system. तो education system में ही अगर वो चीज़ नहीं आ रही, अब देखो कुछ टाइम पहले vocational education introduce हुआ था, which was very good. वहां पे उनको ट्रेनिंग मिल, लेकिन एडिक्वेट ट्रेन अब इंट्रोड्यूस तो कर दिया. गवर्नमेंट स्कूल में बहुत एड आती है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, लेकिन क्या उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है? वी डोंट नो दैट. इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ? ऑल्सो थ्रू द चर्च, आर्मी एंड अदर इंस्टीट्यूशन. ये सारी चीजें भी स्किल्स को
दे सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। चिल्ड्रन लर्न थ्रू रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, technical or cultural knowledge relevant to their destined class position, differentiated instruction for workers, technicians, engineers, and managers. This is the technical part of reproduction. बच्चे रीडिंग राइटिंग से पढ़ेंगे, टेक्निकल या कल्चरल नॉलेज इज रेलिवेंट टू द डेस्टिन्ड क्लास पोजिशन, फिर डिफरेंट अलग अलग इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, ये सब अलग अलग होना चाहिए। जो नॉलेज जिसको चाहिए उसको मिले। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियोलॉजिकल सब्जेक्शन। ये बहुत क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट है, विच इज रिप्रोडक्शन ऑफ, जो लेबर पावर की हमने बात की, इज नॉट ओनली स्किल्स बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग। उसकी आइडियोलॉजी कैसी है उसको कंडीशन करना। अब स्कूल में या अदर इंस्टीट्यूशंस में बच्चे क्या सीखते हैं? गुड बिहेवियर, ओबीडियंस, मोरालिटी, सिविक ड्यूटी, रिस्पेक्ट फॉर सोशो टेक्निकल, डिविजन ऑफ लेबर, ये सब हम स्कूल में सीखते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज, हाउ टू ट्रीट वर्कर्स और सुपीरियर्स अप्रोप्रिएटली। इसीलिए स्कूल क्या कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है वर्कर्स को एज ओबीडियंट सब्जेक्ट्स, कि आपको तो ओबीडियंट ही बने रहना है। तो वो अथॉरिटी कौन दिखा रहा है? एंड फ्यूचर मैनेजर्स या कैपिटलिस्ट को अलग सिखाया जाता है, आइडियोलॉजिकल लीडर्स। सो दिस एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास डोमिनेशन। स्कूल से ही शुरू हो गई ना। आई होप यू रिमेंबर योर लेसन्स इन मार्क्सिज्म। सिंपल हमने पढ़ा था आइडियोलॉजी क्या होती है और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस क्या हैं। इन्होंने कहा था कि एक तरह का बिलीफ, एक सेट ऑफ बिलीफ, फेथ जो लोगों में फैलाया जाता है। मूवीज हम देखते हैं, मूवीज में, पुरानी मूवीज में रामू काका का एक रोल होता था जिसमें वो बहुत ओबीडियंट होते थे। सो मूवीज ऐसी चीज है जो सब लोग कंज्यूम करते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। वर्कर्स भी कंज्यूम करते हैं, एलीट्स भी कंज्यूम करते हैं। वर्कर्स, वर्किंग क्लास जब वो देख रही है तो वो देख रहा है ना कि अच्छा रामू काका अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसको अवार्ड मिल रहा है। मार भी पड़ रही है लेकिन फिर बहुत प्यार से भी रख रहे हैं उसको फैमिली में, उसको फैमिली का पार्ट बना के रखा हुआ है। आइडियोलॉजी फैला रहे हैं वो कि दिस इज हाउ अ रामू काका शुड बिहेव, दिस इज हाउ अ वुमन इन द फैमिली शुड बिहेव। शी शुड बी वेल ड्रेस्ड, wearing all the jewelry, she should look pretty, she should not gain weight, and she should do these things, household chores, children का टेक केयर, एवरीथिंग। ये पूरी आइडियोलॉजी वहां से फैलाई जा रही है। हम्म। फिर उन्होंने बात की थी कि क्या क्या जरिए हैं, क्या क्या माध्यम है जिसके थ्रू आइडियोलॉजी को फैलाया जाता है। उन्होंने उसमें कहते हैं ना, ये स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये स्कूल आ गया। देखो स्कूल में ये सब हमें सिखाया जाता है, तो इससे क्या होता है, आइडियोलॉजी फैलाने का काम स्कूल भी कर रहा है। कंटिन्यूएशन ऑफ क्लास डोमिनेशन। तो एल्थ्यूजर स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट स्किल्स एंड आइडियोलॉजिकल सब्जेक्शन। व्हाई? क्योंकि दोनों को साथ में सीखा जाता है। स्कूल में ही आपको स्किल्स भी सिखाई जा रही है, लेकिन साथ में ये भी सिखाया जा रहा है कि अपने से बड़ों की को हाथ जोड़ के यस ही करना है। ओबीडियंस सिखाया जा रहा है। टीचर की आपने डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दी? ऑफ कोर्स नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट एक तरीका होता है बात करने का। कुछ लोग वो भूल जाते हैं समहाउ, व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग आउट, कभी-कभी आपको कुछ स्कूल्स में, नॉट एवरीवेयर, अभी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सी जगहें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चे को बोलने भी नहीं दिया जाता। अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं किया देना जाता। तो वो आइडियोलॉजिकल सब्जेक्शन हो रहा है ना, उसको दबाया जा रहा है। अब स्किल भी आप वहीं सीख रहे हो। Therefore, ideology becomes a central reality in the reproduction of labor power. फिर transition to the next major topic. अब before moving on, Althusser clarifies that he has covered reproduction of productive forces, which is the means of production plus labor power. अभी reproduction of relations of production cover नहीं किया है. He says that this is a crucial question and avoiding it would be serious political error. So to analyze that, he must take a detour. He must answer the question कि society क्या है? So this leads directly into the famous part of the essay, which is the state apparatuses, repressive state apparatuses, not ideological state. This is RSAs and ISAs, which is ideological state apparatuses.
जो वो बाद में नेक्स्ट सेक्शन में डेवलप करते हैं। ठीक है, अब है इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर एंड द स्टेट। द क्लासिकल मार्क्सिस्ट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिक बेस। Now, compared to the productive forces, to labor, tools, technology, and relations of production, जो class relations है, ownership है, तो वहां से बनता है ये। It is the determinant in the last instance, the final factor shaping the entire social structure. मतलब लास्ट में जो चीज खड़ी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो लास्ट इंस्टेंस है जो पूरी सोशल स्ट्रक्चर को शेप देता है। और सुपरस्ट्रक्चर क्या है? It's divided into two levels. One is politico-legal and ideological. So law, legal system, जो superstructures होते हैं, जो cultural artifacts हैं, और ideological जैसे religion, ethics, culture, politics, morality, art, law as ideology, etc. Purpose क्या है of the metaphor? Marx uses a spatial slash architectural metaphor, which is base, floors, to show what? Number one, base supports the superstructure. Marx ने कहा है ना, base और superstructure model, everyone remembers this. ये base है। सुपरस्ट्रक्चर बेस आपकी सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस कैसा है, वो रिफ्लेक्ट करेगा कि वहां पे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स किस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि कल्चर कैसा है, लॉ कैसा है, मोरालिटी कैसी है। ऑल इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल इकोनॉमी, पैसे के ऊपर। सो बेस सपोर्ट करता है सुपरस्ट्रक्चर को। सुपरस्ट्रक्चर कैन नॉट फ्लोट इंडिपेंडेंटली, है ना, अकेले नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए बेस चाहिए। दिस मेटाफोर हाईलाइट्स डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इफेक्टिविटी। बेस हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट है, वो डिटरमाइन करेगा कि कैसी चीजें प्रोड्यूस होंगी सोसाइटी में। और सुपरस्ट्रक्चर relative autonomy plus reciprocal action. So it affects the base, but never in the last instance. Relatively, it is autonomous. Plus reciprocal action भी है, मतलब सुपरस्ट्रक्चर भी अफेक्ट करता है बेस को, लेकिन नेवर इन द लास्ट इंस्टेंस, लास्ट में बेस ही करेगा। लिमिटेशंस हैं इसकी, बहुत डिस्क्रिप्टिव है ये, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। इट शोज व्हाट बट नॉट हाउ द सुपरस्ट्रक्चर वर्क्स। जैसे कि आगे चल के रेमंड विलियम्स ने रिजेक्ट किया था बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को। उन्होंने कहा इसमें एक लैग है। आप एक पेंटिंग को देखो, एक सुपरस्ट्रक्चर है, पेंटिंग आर्ट है। पेंटिंग अगर कुछ जैसी भी है, मतलब मॉडर्न आर्ट है फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ, इसको देख के आप कैसे पता लगाओगे कि इकोनॉमिक बेस कैसा है सोसाइटी का? तो कुछ लैग्स हैं इस थ्योरी में। द टर्न टू रिप्रोडक्शन, अब वापस आ जाते हैं एल्थ्यूजर एंड ही आर्ग्यूज द बेस सुपरस्ट्रक्चर मेटाफर मस्ट बी रीथॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसी चीज को हमने रिप्रोडक्शन के थ्रू देखना है। मेन क्वेश्चन ये है, हाउ डज अ सोसाइटी रिप्रोड्यूस इटसेल्फ? Its relations of production, its class structures, its labor force, its ruling ideology, कैसे ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं? So this shift allows Althusser to explain why the superstructure has relative autonomy. Relatively autonomy है, how ideology shapes everyday life, how capitalism reproduces obedient workers and compliant citizens. स्टेट की बात करते हैं वो, क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू दिया है, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटसेस। कहते हैं जो स्टेट है ना, वो प्राइमरली फंक्शन करती है रिप्रेशन की मशीन की तरह, रिप्रेस कर रही है सबको, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए जो रूलिंग क्लासेस हैं वो डोमिनेट करते रहे। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया मूवीज के थ्रू। ये हैं सारे आरएसएस, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स, ये सब हमें दबा रहे हैं। It works by violence. Ultimately, it is the physical force, though ideology is also present. It ensures the continued extraction of surplus value by the ruling class. Descriptive character. Althusser acknowledges classical Marxist theory is correct, लेकिन sufficient नहीं है, तो ये भी मानते हैं इस चीज को। It identifies oppression, but does not explain the mechanisms, कि किस तरह से स्टेट मेंटेन कर रहा है डोमिनेंस। रिप्रेशन तो कर रहा है, बट बियॉन्ड दैट व्हाट?
स्टेट पावर वर्सेस स्टेट एपरेटसेस। अब इंसिस्ट करते हैं वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन पे कि एक तो है स्टेट पावर, जो गोल है क्लास स्ट्रगल का, कि पावर मेंटेन करनी है। विच क्लास होल्ड्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट? कौन सी क्लास होल्ड करेगी? ऑफ कोर्स द एलीट क्लास। दूसरी बात है स्टेट के एपरेटसेस। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच स्टेट पावर इज एक्सरसाइज्ड। कि डोमिनेशन मेंटेन करना है वो स्टेट एपरेटसेस के थ्रू होगा। सर्वाइव्स चेंजेस इन गवर्नमेंट, coups, or revolutions also. For example, many parts of the old Tsarist bureaucratic apparatus remained even after 1917 revolution. आइडियोलॉजी रहती है चाहे गवर्नमेंट्स चेंज हो जाए। फिर इन्होंने एक न्यू एडिशन डालते हैं विच इज आईएसएस, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस। क्यों जरूरी है? क्योंकि रिप्रेशन से तो नहीं होगा ना, सिर्फ फिजिकल वायलेंस से तो कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी रिबेलियन हो जाएगा। तो रिप्रेशन अलोन कैन नॉट रिप्रोड्यूस कैपिटलिज्म। कंसेंट, अगर आप खुद से कंसेंट दे रहे हो, आप किसी चीज में बिलीव करने लग जाओ, एवरी डे प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इतने टाइम इमेमोरियल से women have been subjugated. women को बार बार वही दायरा बताया जाता है कि अपने अभी भी है ना। तो आप ये सोचो कि वो आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा इनग्रेन्ड होगी इन बोथ मेन एंड वुमेन, कि इस तरह का सिस्टम हमारा बन गया, इस तरह की सोसाइटी हमारी बन गई। कंसेंट दिया क्योंकि विमेन ने खुद ही, विमेन बिवेयर विमेन, देयरफॉर आइडियोलॉजी मस्ट बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। तो इन्होंने फिर हमें आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस दिए, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स, फैमिली लॉ, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, मीडिया, ये सारे आइडियोलॉजी फैलाने का काम करते हैं। रिलीजन नंबर वन, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अगेन हमें सिखाते हैं ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। फैमिली, लड़कों और लड़कियों में शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स करेंगे, और वो बच्चे को नजर आता है वो डिस्क्रिमिनेशन, बेटा है तो राजा है, उस तरह से। लॉ, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, मीडिया तो फिर पता ही है आपको सबसे ज्यादा, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ये सब फैलाती हैं ये चीजें। की फीचर्स क्या है? प्लुरलिटी। बहुत सारे आईएसएस हैं, अनलाइक द सिंगल आरएसए, मोस्टली प्राइवेट। Many ISAs operate outside the formal government, जैसे चर्च, प्रेस, प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजी तो फैला रहे हैं। दे आर फंक्शनिंग बाय आइडियोलॉजीज। उनका मेन मुद्दा है कि बिलीफ, वैल्यूज, वर्ल्ड व्यू फैलाना है। दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स सो दे एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। फिर सेकेंडरी रिप्रेशन। ISAs also contain subtle forms of coercion, for example school punishments, cultural censorship, unity under ruling ideology. Now, though diverse, ISAs अल्टीमेटली क्या करते हैं? वो आइडियोलॉजी को रिप्रोड्यूस करते हैं। किसकी आइडियोलॉजी को? रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को रिप्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। नो क्लास कैन होल्ड स्टेट पावर विदाउट कंट्रोलिंग ISAs। सबसे इंपॉर्टेंट ISA एजुकेशन। एल्थ्यूजर के लिए स्कूल is the dominant ISA in modern capitalist societies. It produces compliant workers and inculcates capitalist norms. पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है, ओबीडियंस, कंपटीशन, ये सब स्कूल। और देखो ना, हमें पता है कि ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन किस तरह से ये एक्चुअली फंक्शन कर रहा है स्कूल आइडियोलॉजी फैलाने के लिए। क्योंकि जाओ, पढ़ो, लिखो और एलीट क्लास की नौकरियां करो। So ISAs as sites of class struggle. ISAs are not monolithic. सिंगल साइट नहीं है वो। Previous ruling classes may retain power in them. Subordinate classes can contest and resist ideological control. तब क्या होता है? ISA एक बैटल ग्राउंड भी बन सकता है जहां पे आइडियोलॉजी इज बोथ imposed and challenged. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। थिंक ऑफ फिल्म्स लाइक थप्पड़। थप्पड़ फिल्म देखी थी आपने? वहां पे वो दिखा रहे थे पेट्रियार्की, कि एक थप्पड़ भी मार दिया तो क्या हो गया। लेकिन इट बिकम्स अ बैटल ग्राउंड देयर, क्योंकि आइडियोलॉजी इंपोज भी हो रही है, लेकिन वहां पे वो गर्ल लीव्स, तो चैलेंज भी हो रही है।
and so many other films these days which are coming. Summary है क्या कि Althusser supplements Marxist theory by introducing the distinction between RSA and ISA, the necessity of ideology in sustaining class rule, the idea that reproduction of labor power and relations of production occurs primarily through ISAs. That the thesis that ideology is material, it exists in practices, rituals, and institutions. इनका जो प्रोजेक्ट है वो मार्क्स को रिजेक्ट करना नहीं है, लेकिन उसको आगे लेके जाना है, टू कंप्लीट एंड डीपन द थ्योरी. फिर नेक्स्ट है ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या है? हाउ इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन सिक्योर? जो रिलेशन है, क्लास रिलेशंस है. नॉट ओनली हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, बट हाउ कैपिटलिस्ट क्लास जो है, हाउ capitalist class relations themselves continue across generations. ये चला कैसे, चलता ही रहता है ना, कैपिटलिस्ट ही रह रहा है. Althusser says कि reproduction is secured primarily through state apparatuses. एक तो repressive state apparatuses और दूसरा ideological state apparatuses. फिर है beyond base superstructure metaphor कि while classical Marxism explain कर रहा है पूरा through the legal, political and ideological superstructure, still it is very descriptive. इसीलिए उन्होंने रिप्रोडक्शन को स्टेट पावर और आईएसएस और आरएसएस की फंक्शनिंग पे डिफाइन किया है. तो इससे शिफ्ट हो गया आइडियोलॉजी. इट मेक्स आइडियोलॉजी मटीरियल एंड इंस्टीट्यूशनल रादर देन एब्स्ट्रैक्ट. सो ही गिव्स 3 की फीचर्स ऑफ स्टेट एपरेटसेस. दोनों ही रिप्रेशन और आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं. आरएसए रिप्रेशन फोर्स के थ्रू, आईएसएस चालाकी से, कंसेंट के थ्रू. और आप बोलोगे हेजेमनी का क्या रोल हो गया? हेजेमनी का भी रोल है ना. हेजेमनी एक्सरसाइज करने के लिए आपको आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ती है. आप हेजेमनी करना चाहते हो, कोई एक रूलिंग पावर आया, आपने कंसेंट दिया अपना. क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने एक आइडियोलॉजी फैलाई. फीचर 2 इज यूनिटी वर्सेस प्लुरैलिटी. तो आरएसएस जो है वो सिंगल है, सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर है. आईएसएस मल्टीपल है, ऑटोनॉमस है. दे आर spread across society. Because they are multiple and not tightly unified, so ISAs become sites of contradiction and class struggle. Third is how their unity is secured. So RSA की जो unity है, it comes from leadership of the ruling class. ISA की कहाँ से आ रही है? Ruling ideology से. जो ideology है क्लास की, जो स्टेट पावर को होल्ड रखता है. तो आरएसए सेंट्रलाइज्ड है, आईएसए आइडियोलॉजिकल कोहेजन है. फिर है द डिवीजन ऑफ लेबर इन रिप्रोडक्शन. अब आरएसए का क्या रोल है यहाँ पे? इट सिक्योर्स द पॉलिटिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. वो सब सिक्योर कर लेगा जो कैपिटलिस्ट्स को चाहिए एक्सप्लॉइट करने के लिए. कोअर्शन, सेंसरशिप, सप्रेशन ऑफ डिसेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स. आरएसएस क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं आईएसएस को कि तुम ऑपरेट करो, हम हैं ऊपर. आरएसए के बिना आईएसएस कुड नॉट रिप्रोड्यूस आइडियोलॉजी एफिशिएंटली. तो वो उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है क्योंकि आइडियोलॉजी को. आईएसए का क्या रोल है? इट सिक्योर्स द स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट रिलेशंस बाय शेपिंग द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल. उनका पूरा बिहेवियर, उनकी थॉट प्रोसेस, उनका सबऑर्डिनेशन के नॉर्म्स. तो आईएसएस रिप्रोड्यूस करते हैं लेबर फोर्स को और आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज. फिर है हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन आईएसएस का. फ्यूडल मोड. जो डोमिनेंट आईएसए है, जैसे कि चर्च, उन्होंने रिलीजन को कंट्रोल किया, एजुकेशन को, कल्चर को, मॉरल रेगुलेशन को. फैमिली ऑल्सो हैड द पावरफुल रोल. बहुत सारी अर्ली कम्युनिकेशंस इमर्ज्ड ऑफन अंडर चर्च कंट्रोल. जो थिएटर आया था अर्ली, मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, वो सब चर्च के अंडर था. तो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जो है 16 से 18 सेंचुरी तक वो एंटी चर्च थी मेनली, बिकॉज चर्च मोनोपोलाइज्ड आइडियोलॉजी, राइट. फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद रेवोल्यूशन ने क्या किया? फ्यूडल स्टेट पावर को डिस्ट्रॉय किया.
तो चर्च का डोमिनेशन जो था वो अंडरमाइन हुआ। तो नए आईएसएस बन गए। स्कूल्स, सेक्युलर कल्चर, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। फिर विक्ट्री वाज ग्रेजुअल। लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड bourgeois. Schools slowly replaced the church as ideological center. तो एक हिस्ट्री को ट्रेस किया है आइडियोलॉजी के। तो अब कैपिटलिज्म में स्कूल डोमिनेंट आईएसए है। एल्थ्यूजर का मेन क्लेम है कि जो स्कूल है उसने रिप्लेस किया है चर्च को एज द चीफ इंस्टीट्यूशन ऑफ आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन। व्हाई दिस सीम्स पैराडॉक्सिकल? क्योंकि पॉपुलर बिलीफ्स आइडेंटिफाइज डेमोक्रेसी। हमें लगता है ना कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, इलेक्शंस ये सब सेंटर होंगे, लेकिन हिस्टोरिकली bourgeois adapts easily to various political forms: monarchy, empire, fascism, presidential rule. तो पॉलिटिकल आईएसएस बदलते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन वाले तो कांस्टेंट्स हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन है। Therefore, educational ISAs is the true dominant apparatus in capitalism. क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल कंपल्सरी है, सब बच्चे जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोल है स्कूल का चिल्ड्रन के ऊपर, इन्फ्लुएंस है बकायदा। छोटे बच्चे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं स्कूल से, उनकी फेवरेट होती है मैम्स, टीचर्स, सर्स। एवरी चाइल्ड इज एक्सपोज टू 8 hours a day, 5-6 days a week। बहुत ज्यादा होता है वैसे छोटे बच्चों के लिए, वो भी इतने सालों तक। इतना रीच तो कोई और आईएसए की है ही नहीं। वो स्किल्स सिखाता है जो आइडियोलॉजी में पूरी रैप बनाया होता है ना। व्हाट इट डज इज, व्हाट व्हाट स्कूल्स टीच इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाउ, थोड़ा बहुत लिटरेसी, मैथ, साइंस, विच इज ऑलवेज रैप्ड इन रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। अब देखो ना, हिस्ट्री बुक्स भी तो स्टेट के कंट्रोल में है, कौन सी हिस्ट्री बच्चे पढ़ेंगे, वो तो गवर्नमेंट बताएगी। तो इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, कंपटीशन, आई डोंट नो विद यू और सम अदर क्लास, अभी मेरे घर के सामने स्कूल है, वहीं से रोज आवाजें आती हैं, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर सेइंग। देश की रक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, दे हैव नो आइडिया किसका खतरा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनको मोल्ड किया जा रहा है। ओबीडियंस, कंपटीशन की भावना छोटे बच्चों में डाल दी जाती है, नहीं होना चाहिए, बच्चे दुखी हो जाते हैं, दे गेट डिसहार्टेंड इफ दे लूज, दे डोंट वांट टू लूज, नोबडी वांट्स टू लूज। तो वो जो भावना है वो आ गई। इट सॉर्ट्स इंडिविजुअल्स इनटू क्लास पोजीशंस, वर्कर्स, टेक्नीशियंस, क्योंकि स्कूल ही प्रोड्यूस कर रहा है ना इनको, एग्जीक्यूटिव्स, एजेंट्स ऑफ रिप्रेशन। जैसे आपको पता नहीं होगा शायद, कि होगा पता नहीं, आपके स्कूल्स में था कि नहीं, कभी कभी स्कूल्स अपने आप आपको अलॉट करते हैं 11th-12th में कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। मतलब दे कैन, ऑफ कोर्स दे कैन, कांट फोर्स यू, बट दे विल सजेस्ट कि आपके अच्छा मार्क्स अच्छे आए थे 10th में साइंस में, आपको साइंस लेना चाहिए। तो वो पूरा एक ब्रेन वॉश ही होता है, जब टीचर कुछ कहेगी तो फिर बच्चा तो मानता ही है। आइडियोलॉजिस्ट्स कौन है? टीचर्स, क्लर्जी एंड पॉलिटिशियंस। ईच ग्रुप रिसीव्स द आइडियोलॉजी दैट सूट्स इट्स रोल। द एक्सप्लॉइटेड, उनको ओबीडियंस मिल रहा है, मोडेस्टी मिल रही है, सिविक अच्छे बच्चे बन रहे हैं वो। एक्सप्लॉइटर्स को क्या मिल रहा है? अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस। और जो आइडियोलॉजिस्ट्स हैं, जो इनके सबके पीछे जो ये जिसका दिमाग है, skills in persuasion, moralism, nationalism. So, school's ideology is invisible. School appears neutral, free, liberating. टीचर्स बिल्कुल सेल्फलेस लगती हैं, मॉरल गाइड्स लगती हैं। पेरेंट्स को लगता है कि दे फ्रीली हैंड ओवर देयर चिल्ड्रन, अब उनकी जिम्मेवारी है। दिस इनविजिबिलिटी मेक्स द स्कूल मोर पावरफुल देन द चर्च एवर वाज। दिस इज सो हॉन्टिंग ना। अगर आप में से, स्पेशली इफ यू बिकम mothers, if you're married and you are eventually going to have children, this is so scary, after reading all of this. Hmm? स्कूल फैमिली कपल। अब फ्यूडलिज्म में चर्च प्लस फैमिली था, कैपिटलिज्म में स्कूल प्लस फैमिली है। ये दोनों साथ में चलते हैं, एक आइडियोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं इन विच चिल्ड्रन आर शेप्ड फॉर देयर क्लास रोल्स। फैमिली भी बहुत खतरनाक है, ट्रस्ट मी। क्राइसिस ऑफ द स्कूल एंड द फैमिली। एल्थ्यूजर कहते हैं ग्लोबल क्राइसिस
है in education system. The parallel weakening of the family. These are the two things which signals a deep crisis in the reproduction of capitalism itself. तो जब dominant ISA हिल गया, हम्म, तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो भी डिस्टेबलाइज हो जाता है. सो ऑन आइडियोलॉजी की पॉइंटर्स देखते हैं. Why Althusser revisits ideology? Original term was coined by these people. Marx radically changed its meaning. Marx identifies ideology as central to political struggles but does not develop a complete theory of ideology. Althusser attempts what Marx did not, a general theory of ideology. है ना? अब ideology has no history. कैसे ढूंढोगे आप आइडियोलॉजी की हिस्ट्री? स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज जो हैं उनकी हिस्ट्री है. चलो रिलीजियस ढूंढ लिया आपने, जैसे हमने चर्च की बात की, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती हैं क्लास स्ट्रगल्स में. लेकिन इन जनरल आइडियोलॉजी इज ट्रांस हिस्टोरिकल. मार्क्स ने क्लेम किया था इन द जर्मन आइडियोलॉजी. फॉर मार्क्स आइडियोलॉजी एक इल्यूजन है, अ ड्रीम वर्ल्ड, mere day residues. It has no history because it is only the distorted reflection of real material history. So this is a negative, all illusionistic view. इसी को Althusser ने reinterpret किया है. Althusser keeps Marx's phrase but he transforms its meanings. Ideology in general has no history because number one, it is omni-historical. It is present everywhere, in all class societies. Its structure and functions are constant across history. क्या काम करेगा वो? Constant है. It exists wherever humans exist in social relations. ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, बाहर नहीं है, सब जगह है. There's a comparison with Freud. तो फ्रॉइड ने कहा था कि unconscious is eternal, not outside time, but it's structurally unchanged across time. Althusser ने कहा ideology is eternal in the same structural sense. अब कुछ specific ideologies हैं, जैसे historical, which are shaped by class struggle, और ideology in general, structural, constant and eternal. फिर बात आती है ideology as imaginary relations. Thesis 1. Ideology represents the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence. क्या करती है आइडियोलॉजी? रिप्रेजेंट करती है जो इमेजिनरी रिलेशनशिप्स हैं इंडिविजुअल्स के, है ना? वो एलीट क्लास है, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं लोअर क्लास हूँ, ये ऐसा है, वो जो हमारी इमेजिनरी रिलेशनशिप्स हैं, वो अथॉरिटेटिव है, मैं सबमिसिव हूँ, इस तरह से. तो आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करती है इमेजिनरी रिलेशनशिप्स को टू देयर रियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि क्या रियल में उनका जो मटेरियल कंडीशन है उसकी वजह से ये इमेजिनरी रिलेशनशिप्स हैं. इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, व्हाई आइडियोलॉजी डज नॉट रिप्रेजेंट. If it does not give people a correct image of their real social, economic, material conditions. What ideology does represent? It represents how individuals imagine their relationship to those conditions. मेरी जो कंडीशंस हैं, मेरी जो मटेरियल कंडीशंस हैं, उसके साथ मैं इमेजिन करूंगी अपना रिलेशनशिप दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ. So why imaginary? Because individuals cannot assess the complex structural reality of the relations of production. आइडियोलॉजी सिंप्लीफाई कर देती है, इमोशनलाइज कर देती है, पर्सोनिफाई कर देती है. आइडियोलॉजी टर्न सोशल स्ट्रक्चर्स इनटू लिव्ड मीनिंग्स. क्यों चाहिए लोगों को ये इमेजिनरी रिलेशंस? कुछ रिजेक्टेड एक्सप्लेनेशंस. ओल्ड इनलाइटनमेंट एक्सप्लेनेशन था कि प्रीस्ट्स ने इन्वेंट किया था लाइज टू डिसीव द मासेस. बहुत सिंपल है. इट रिड्यूसेस आइडियोलॉजी टू मैनिपुलेशन. फिर फॉबेकियन एक्सप्लेनेशन है कि पीपल क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड क्योंकि रियल लाइफ इज एलियनेटेड. टू रोमांटिक ह्यूमनिस्ट है ये भी. एल्थूजर का व्यू ये है कि आइडियोलॉजी कोई ऑप्शनल नहीं है. इट्स नॉट ऑप्शनल और कॉज्ड बाय डिसेप्शन. इट इज स्ट्रक्चरल. It is necessary for people to function in a society. It is how subjects live
their world as meaningful. आइडियोलॉजी नहीं होगी तो वो मीनिंग ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. थर्ड इज आइडियोलॉजी हैज अ मटीरियल एग्जिस्टेंस. अब यहाँ पे भी थीसिस थी. Ideology is material. Althusser's most radical point. What this means is ideology does not primarily exist in ideas inside the head. It exists in practices, also in rituals, in institutions, ISS. Ideas only exist insofar as they are enacted in habitual practices. आप देखते भी तो ना रिचुअल्स में क्या हो रहा है, प्रैक्टिस में कैसे आइडियोलॉजी है, तो वहां से वो हैबिचुअल प्रैक्टिसेस आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बिलीव्स इन रिलीजन, गोज टू द मास, आप मतलब प्रेयर करने जाते हो, आप नील डाउन करते हो, आप कन्फेस करते हो. इफ यू बिलीव इन द लॉ, यू ओबे द रूल्स. इफ यू आर अ पेट्रियाटिक, you stand for the national anthem, you go and vote, you salute the flag, you have that respect. बिलीफ रियल है क्योंकि प्रैक्टिस रियल है. Kneel, move your lips in prayer, and you will believe. Practice produces belief, not the other way around. Structure in ideology as material practice. So Althusser recognizes how ideology works, not ideas, beliefs, actions, but apparatuses, rituals, practices, actions, and then beliefs. So belief is the effect, not the cause. Ideas practice में exist करते हैं. Central insight, subject, and ideology. No practice exists except inside ideology. Every social practice is structured by an ideology. कोई भी social practice है, religious, legal, उन सब में ideology है. कोई भी ideology exist नहीं करती except for subjects. मतलब ideology works by producing subjects. यहीं से term आता है interpellation. क्या मतलब? आप बिलीफ लग गए करने किसी एक चीज को, आपने लेट्स से कोई, आप किसी को फॉलो करते हो, कोई इन्फ्लुएंसर है जो न्यूज़ दिखाता है, या कोई कोई भी फैशन इन्फ्लुएंसर है, आपने बिलीव कर लिया उसकी बातों पे, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप बन गए सब्जेक्ट्स. अब आपको पता ही नहीं है कि आप आइडियोलॉजी के सब्जेक्ट बन चुके हैं. सो यू हैव बिकम एन इंटरपिलेटेड सब्जेक्ट. So these 2 points lead into Althusser's central argument that ideology always functions to produce individuals as subjects who freely act. अब तो freely act करोगे ना आप, क्या ये मेरा thought process है. But you're acting according to ideological rituals. So ideology interpellates individuals as subjects. No ideology without subjects. So ideology exist करती है only for subjects. Otherwise क्यों करेगी? And through subjects. Every ideology needs the category of the subject to function. Why? Because it works by turning people into subjects who then act within the ideological system. So the subject as the central category of ideology. Subject कोई एक modern invention नहीं है. It existed in many forms. Soul, self, God, moral agent. Subject is authoritative kind of a subject. In every society, ideology depends on this idea of the individual as a stable, unique, responsible subject. लेकिन जब individuals are being turned into subjects, तो क्या हो रहा है? Ideology recruit कर रही है और transform कर रही है individuals को into subjects. For example, अगर हम terrorists की बात करें, हम लोग देखते हैं ना कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको एक आइडियोलॉजी का शिकार बनाया जाता है और फिर वो वही सोचते हैं, बिकॉज दे हैव been recruited by the ideology and they've been transformed into subjects. Now they are interpolated subjects. The mechanism for this is interpolation or hailing. Someone says, "Hey, you turn around because you recognize the call as meant for you." This act of recognition is how you become a subject, because you've been called and you answered. The turning around is symbolic of how individuals accept their place in an ideological structure. जैसे कोई घर में छोटे बच्चे, एक गधे इधर आ, वो आ भी जाता है, मान गया है वो गधा है. Interpolation happens all the time. It seems like a sequence but actually happens instantaneously. Reality में individuals are always already subjects,
From the moment they are exposed by the family, the baby will be a boy, girl will have our name. The boy or girl will have our, the baby will be a boy or a girl will have our name. Before birth, the child is already placed in an ideological structure, family, kinship, gender roles, name, identity, उसको सब दे दिया. Ideology work करती है everyday rituals के through. Shaking hands, calling someone by name, greeting a friend. Simple gestures हैं, they produce subjecthood. Reading, writing, everything. Ideology is never recognized as ideology. ये बात है ना कि अरे यार इसमें क्या ideology है? People inside an ideology believe they are outside it. Ideology never says I am ideology. Only scientific knowledge can recognize ideology. अब आपको मार्क्सिज्म आपने पढ़ा है, एल्थ्यूजर को पढ़ा, you will be able to recognize ideology. Especially जब आप बहुत डीप इसमें पढ़ते रहो, फिर आप कोई मूवी देखोगे ना, आपको यही सब नजर आने लगेगा. कहीं पे कोई फॉल्ट भी ना होगा, वो भी नजर आने लगेगा. आप ढूंढ के निकालोगे. You'll become a critic. Religious example दिया है. Althusser uses Christian ideology to demonstrate how ideology functions. God as the absolute subject. So religious ideology speaks to individuals. Peter, God created you. God commands you. You must obey. God is a central subject with a capital S. Huh? Humans are subjects with a small s. Mutual recognition. God calls you by name. You answer. You recognize yourself as his subject. ये एक डबल मिरर बन जाता है. God recognizes you, you recognize God, you recognize yourself through God now. So ideology needs a central subject. किसी भी आइडियोलॉजी काम करने के लिए उसका एक सेंट्रल अथॉरिटी फिगर होना चाहिए. चाहे गॉड है, लॉ है, नेशन है, रीजन है, लीडर है, कोई भी चीज. इस सब्जेक्ट के अराउंड सारे सब्जेक्ट्स अरेंज्ड हैं. द मिरर स्ट्रक्चर ऑफ आइडियोलॉजी. तो ये जो आइडियोलॉजी है, इट हैज अ डुप्लीकेटेड मिरर स्ट्रक्चर. इंटरप्लेट करेगी इंडिविजुअल्स को, सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करेगा और उसको सबमिट करेगा कि हाँ आप मेरी अथॉरिटी हो. सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे ईच अदर को एज सब्जेक्ट्स इन द सेम सिस्टम. आइडियोलॉजी गारंटी करती है कि दिस स्ट्रक्चर इज ट्रू, नेचुरल है, अनक्वेश्चनेबल है. आप क्या क्वेश्चन करोगे इसमें? यू कांट. दिस क्रिएट्स अ लूप. ये why subjects work by themselves. Ideology convince कर देती है subjects को that they are free, they are unique and they are responsible. ये जो freedom है ना is exactly what makes them accept their subjection. Freedom, नकली freedom. They are actually being subjected. Because they believe they act freely, they obey the ideological order without force. So workers, citizens, believers, students all freely accept their roles. होता ही है ना यार, होता ही है. घर में मदर का रोल, फादर का रोल, इन सब ने फ्रीली एक्सेप्ट किया है. कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं आई एंजॉय डूइंग दिस, आई एम ओके विद दिस. दे आर फ्रीली एक्सेप्टिंग देयर रोल्स बिकॉज दे बिलीव दैट इज हु दे ट्रूली आर. Ideology का ultimate function, beneath all recognition and misrecognition, ideology ensures the reproduction of relations of production. Subjects take up the roles needed by the economic system voluntarily, naturally, even joyfully. This is why ideology is powerful. जब आप इसमें बहुत डीप घुस जाते हो ना, you understand each and everything, you also somehow become bitter in the society. Because you start understanding the interpolated individuals, you don't want to be that, and you become bitter, and you become alone in the society. Suddenly you think I am at one side and all the others are at the other end. Nobody understands what I think. It makes individuals work for the system without questioning it. All right. That is it. Just go through it जितना आप, अदरवाइज उतना भी काफी है. विकिपीडिया पेज जरूर पढ़ना. ठीक है. RSAs आपका रिवीजन हो जाएगा. ISAs
two theses of ideology, interpellation, and others. All right. Thank you. See you in the next one. If there's any confusion, please let me know. All right.